हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत जो पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत झीलों का जो चैप्टर है वो देखेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग झीलों का निर्माण कैसे होता है, इनका वर्गीकरण किस आधार पे किया जाता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे और कितने प्रकार की झीलें होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। फर्स्ट जो है टॉपिक जो दिया गया है, कैस्पियन सागर एवं मृत सागर झीलें समुद्र तल से क्रमशः 26 मीटर एवं 393 मीटर नीची हैं। यानी कैस्पियन सागर जो है वो समुद्र तल से 26 मीटर और मृत सागर जो है वो 393 मीटर समुद्र तल से नीचा है। अफ्रीका की चार झील की गहराई जो है वो 3 मीटर से भी कम है, जबकि एशिया की बैकाल झील जो है वो 1750 मीटर गहरी है। झीलों का वर्गीकरण हम लोग देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो फर्स्ट है भू संचलन से निर्मित झीलें। भू संचलन से निर्मित झीलों में फर्स्ट जो आती है अभिनतीय झील। अभिनतीय झील के उदाहरण जो है वो स्विट्जरलैंड का जनेवा झील है, ये अभिनतीय झील का उदाहरण है। दूसरा है दरार घाटी झील। दरार घाटी झील का टैंगनिका, न्यासा, अल्बर्ट, मृत सागर एवं बैकाल आदि झीलें जो हैं वो दरार घाटी में स्थित हैं। तीसरा है नवस्थल झील। नवस्थल झील में जब अंतर्जात शक्तियों के प्रभाव से महाद्वीपीय मग्न तट जो है समुद्र तट से ऊपर उठ जाता है तो उस पर बने गड्ढों में जल भरे होने के कारण इस प्रकार की झील का निर्माण होता है। कैस्पियन सागर का निर्माण जो है इसी प्रकार हुआ है। तो ये हमारा उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की झीलें, भूसंचलन से निर्मित 3 प्रकार की झीलें हुई। दूसरा है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झीलें। ज्वालामुखी क्रिया से कौन कौन सी झीलें निर्मित होती हैं हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है लावा बांध झील या कूली झील। लावा बांध झील या कूली झील जो है ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा जब नदी घाटी में फैलकर नदी के प्रवाह को रोक देता है तो इस प्रकार की झील का निर्माण होता है। यानी लावा बांध या लावा कूली झील का निर्माण जो है जब लावा ज्वालामुखी से निकलता है और नदी घाटी में फैल जाता है और नदी प्रवाह को रोक देता है तो जिस झील प्रकार की झील का निर्माण होता है उसे ही कूली झील या लावा बांध झील कहा जाता है। और इसका उदाहरण जो है इथोपिया की टाना झील का निर्माण और ब्लू नील नदी के मार्ग में लावा अवरोध के फलस्वरूप हुआ है। अमेरिका की यानी इथोपिया की जो टाना झील है वो बांध झील या कूली झील का उदाहरण है। और टाना झील जो है उसका निर्माण जो है ब्लू नील नदी जो है उसके मार्ग में लावा के अवरोध के फलस्वरूप हुआ। अमेरिका की निकारागुआ झील का निर्माण भी इसी प्रकार हुआ है। दूसरा है क्रेटर झील। क्रेटर झील जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की क्रेटर झील, बोल्विया की टिटिका झील, इटली की एवरन झील, भारत की लूनर एवं पुष्कर झील क्रेटर झील के उदाहरण हैं। अब क्रेटर कैसे बनते हैं ये चीज़ आप लोगों ने ज्वालामुखी वाले चैप्टर में देखा ही है। तीसरा है लावा क्षेत्र की झीलें। ज्वालामुखी प्रदेश में लावा के असमतल फैलाव के फलस्वरूप अनेक झीलों का निर्माण होता है। भारत में दक्कन के पठार पर इस प्रकार की झीलें देखने को मिलती हैं। तीसरा जो है वो हिमानीकृत झील है उत्पत्ति के आधार पर। तो हिमानीकृत झीलें में फर्स्ट है हिमताल या टर्न झील। हिमताल या टर्न झील इसे कोरी झील या गिलंट झील भी कहा जाता है। इसे कोरी झील या गिलंट झील भी कहा जाता है। इसका निर्माण जो है वो हिमानी अपरदन क्रिया का परिणाम है।
दूसरा है हिमसोपन या पेटरनॉस्टर झील। हिमसोपन या पेटरनॉस्टर झील जो है हिमनद के अपर्दन से जब पर्वतीय क्षेत्रों में सोपनों का निर्माण होता है तो उन सोपनों पर स्थित गड्ढों में जल भर जाने पर इस झील का निर्माण होता है। तीसरा है पिंडमांड झील। पिंडमांड झील पर्वतों की तलहटी में हिमनद के अपर्दन के फलस्वरूप इस झील का निर्माण होता है, जैसे कॉन्स्टेंस एवं लुनसर्न झील। चौथा है हिमोड़ झील। फिनलैंड में इस प्रकार की असंख्य झीलें पाई जाती हैं, यानी हिमोड़ झीलों की संख्या जो है फिनलैंड में सबसे ज़्यादा है। चौथा है नदियों द्वारा निर्मित झीलें। नदियों द्वारा निर्मित झीलें, फर्स्ट है प्रपाती झील। प्रपाती झील जो है जब प्रपात के नीचे यानी झरने के नीचे जो है स्थित प्लुंगपोल के विस्तार के फलस्वरूप इस झील का निर्माण होता है, जैसे उत्तर प्रदेश की चाचाई झील एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की वांसीगटन झील जो है इसके उदाहरण हैं। दूसरा है गोखुर झील। गोखुर झील जो है इसे विसर्प या छाड़न झील भी कहा जाता है, गोखुर झील को। तीसरा है डेल्टाई झील। डेल्टाई झील का उदाहरण गोदावरी डेल्टा की कैलूर झील, मिसिसिपी डेल्टा की पोंचास्ट्रियन झील, नील नदी की माहे झील एवं नाइजर नदी की मैरीगॉड झील डेल्टाई झील के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है पवन द्वारा निर्मित झील। पवन द्वारा निर्मित झील प्लाया सैलिनी झील। इसका पवन द्वारा जो है प्लाया सैलिनी झील का निर्माण होता है। इसका निर्माण पवन के अपर्दन द्वारा होता है। ये झीलें अस्थायी होती हैं, यानी पवन द्वारा निर्मित झीलें जो हैं वो अस्थायी होती हैं और पवन द्वारा निर्मित झीलों को प्लाया या सैलिनी झील कहा जाता है। छठा है भूमिगत जल द्वारा निर्मित झीलें। भूमिगत गर्त द्वारा जो है निर्मित झीलें गर्त या गड्ढा झील कहलाती हैं। सतह है भूस्खलन से बनी झीलें। हिमालय क्षेत्र में गोहना झील का निर्माण जो है इसी प्रकार हुआ था। हिमालय के मल्पा के निकट भूस्खलन से दो विशाल झीलों का निर्माण हुआ और इसमें स्मरणीय तथ्य जो है हम लोग देखते हैं। विश्व में अधिकांश झीलों का निर्माण जो है वो हिमानीकरण द्वारा हुआ है एवं यही कारण है कि सर्वाधिक झीलें जो हैं वो उच्च अक्षांशों एवं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो विश्व में अधिकांश झीलों का निर्माण जो है वो हिमानीकरण से हुआ और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि सर्वाधिक झीलें जो है वो उच्च अक्षांशों एवं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में ही मिलती हैं। दूसरा है कैस्पियन सागर संसार की सबसे बड़ी एवं बैकाल झील सबसे अधिक गहरी झील है। इसके बाद टैंगनिका का स्थान आता है। विश्व की सबसे नीची झील जो है समुद्र तल से 1270 फीट नीचे मृत सागर है एवं विश्व की सबसे ऊंची झील जो है वो टिटिका है। विश्व में सबसे बड़ी कल्डेरा झील जो है वो इंडोनेशिया की टोबा झील है। विश्व की सबसे बड़ी कल्डेरा झील इंडोनेशिया की टोबा झील। नेक्स्ट है गंगा नदी के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित डेल्टाई झीलों को झील भी कहा जाता है। भारत में पश्चिमी तट पर स्थित लैगून झीलों को स्थानीय रूप से कयाल कहा जाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित लैगून झीलों को स्थानीय रूप से कयाल कहा जाता है। पश्चिमी तट की लैगून झीलों में सबसे बड़ा जो है केरल का वेम्बनाड झील है। लैगून झीलों का सबसे बड़ा उदाहरण भारत में केरला का वेम्बनाड झील। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपवाह प्रणाली या अपवाह प्रतिरूप। अपवाह प्रणाली या अपवाह प्रतिरूप के अंतर्गत किसी भी प्रदेश की अपवाह प्रणाली पर उस प्रदेश विशेष की ढाल एवं भूवैज्ञानिक संरचना का प्रभाव पड़ता है। अपवाह प्रणाली के प्रकार कितने होते हैं तो वो चीजें हम लेंगे। फर्स्ट है अनुगामी या अनुवर्ती अपवाह प्रणाली। अनुगामी या अनुवर्ती अपवाह प्रणाली में
ढाल के अनुरूप गमन करने वाली नदी को अनुगामी नदी या अनुवर्ती नदी कहा जाता है। ढाल के अनुरूप गमन करने वाली नदी को अनुगामी या अनुवर्ती नदी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां जो हैं वो अनुवर्ती हैं। अनुवर्ती नदियों को नमन जलधारा भी कहा जाता है, क्योंकि ये नदियां नमन या नति की दिशा में बहती हैं। अनुवर्ती नदियों के विकास के पश्चात उनकी प्रथम सहायक नदियों का विकास होता है। ये सहायक नदियां अनुवर्ती नदियों से लगभग समकोण पर मिलती हैं एवं इन्हें परिवर्तित नदी कहा जाता है। परिवर्तित नदियों को स्ट्राइक जलधारा भी कहा जाता है, क्योंकि ये जलधाराएं नत एवं लंब या अनुदैर्ध्य दिशा में बहती हैं। परवर्ती या उप अनुगामी नदियों के विकसित होने पर उनके दोनों ओर से सरिताएं आकर उनमें मिलने लगती है। ये सभी जलधाराएं समकोण पर मिलती हैं एवं मुख्य नदी जो की दिशा में भी हो सकती हैं और उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में भी। इन्हें क्रमशः नवानुवर्ती नदियां या प्रत्यानुवर्ती नदियां भी कहा जाता है। एक इसमें जो है फर्स्ट एक प्रधान अनुवर्ती नदी होती है, दूसरी जो है परवर्ती नदी होती है जो उससे मिलती है, तीसरी नवानुवर्ती नदी या अनुवर्ती नदी और चौथा जो है प्रत्यानुवर्ती नदी। ये चार तरह की नदियां पाई जाती हैं। दूसरा है अनुवर्ती अपवाह प्रणाली। अनुवर्ती अपवाह प्रणाली कई नदियां ऐसी भी हैं जो भूमि की ढाल के अनुरूप गमन नहीं करती हैं। उनकी अपवाह प्रणाली एवं भूगर्भिक संरचना के बीच कोई संबंध नहीं होता है। ऐसी नदियां अनुवर्ती नदियां कहलाती हैं। इन नदियों का विकास दो प्रकार से होता है, या अनुवर्ती नदियों का विकास जो है वो दो प्रकार से होता है। एक अध्यारोपित अपवाह प्रणाली। यदि किसी प्रदेश के ऊपर स्थित चट्टानों की संरचना जो है उसके नीचे स्थित चट्टानों की संरचना से भिन्न हो तो इस प्रकार की अपवाह प्रणाली का विकास होता है। ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम नदी की घाटी का निर्माण ऊपरी आवरण पर होता है। इसके पश्चात जो है नदी निम्न कटाव द्वारा ऊपर स्थित घाटी का विस्तार निचली संरचना पर भी करती है। हालांकि नीचे स्थित चट्टानों की संरचना ऊपर के चट्टानों की संरचना से भिन्न है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंतर्गत, यदि यह नीचे की संरचना ऊपर होती है तो नदी की घाटी का रूप इससे अलग हो सकता है। ऐसी नदी को अध्यारोपित नदी कहा जाता है, क्योंकि इसकी अपवाह प्रणाली नीचे की पुरानी चट्टानों पर अध्यारोपित हो गई है। अमेरिका की कनेक्टिकट एवं हडसन नदी तथा भारत की सोन नदी, चंबल, स्वर्णरेखा एवं बनास नदियां अध्यारोपित नदियों के उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। दूसरा कारण जो है पूर्वगामी या पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली। पूर्वगामी या पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली में पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली का तात्पर्य ऐसी अपवाह प्रणाली से है जिस पर संरचना या स्थलखंड के उत्थान का प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि कोई नदी अपनी घाटी का विकास कर चुकी हो एवं उसके पश्चात नदी के मार्ग में उत्थान होता है एवं नदी ऊंचे उठे हुए स्थलखंड को काटकर अपने पुराने मार्ग पर कायम रहती है, तो ऐसी अपवाह प्रणाली को पूर्वगामी अपवाह प्रणाली कहा जाता है। पूर्वगामी अपवाह प्रणाली के उदाहरण सभी पर्वत क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। भारत में सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली के उदाहरण हैं।
इस प्रकार अध्यारोपित एवं पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली में मुख्य अंतर यह है कि अध्यारोपित नदी जो है ऊपरी संरचना में निर्मित घाटी का आरोपण निचली संरचना में करती है, जबकि पूर्ववर्ती नदी में संरचना का महत्व नहीं होता बल्कि नदी के मार्ग में उत्थान होता है एवं नदी उत्थान के समय गहरा कटाव करके अपने पूर्व मार्ग का अनुसरण करती है। नेक्स्ट हम लोग अपवाह प्रतिरूप देखते हैं। अपवाह प्रतिरूप कौन कौन से हैं? फर्स्ट है वृक्षाकार प्रतिरूप। इस अपवाह प्रतिरूप में मुख्य नदी वृक्ष के तने के समान होती है एवं उसकी सहायक नदियां वृक्षों की शाखाओं एवं प्रशाखाओं के समान होती हैं। हालांकि वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप पर संरचना का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, तथापि इसका आदर्श विकास उन्हीं क्षेत्रों में होता है जहां चट्टानों की संरचना एक समान होती है। ग्रेनाइट चट्टानों वाले क्षेत्रों में इसका विस्तार जो है वो सर्वाधिक होता है। छोटा नागपुर पठार की नदियां एवं दक्षिण भारत की नदियां जो हैं में यह प्रतिरूप पाया जाता है। दूसरा है समानांतर प्रतिरूप। समानांतर प्रतिरूप जो है, समानांतर प्रतिरूप इस अपवाह प्रतिरूप का विकास जो है तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में होता है जहां मुख्य एवं सहायक धाराएं आपस में मिलने से पूर्व काफी दूर तक एक दूसरे के समानांतर बहती हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूर्वी तटीय मैदान एवं गंगा के ऊपरी मैदान की नदियों में यह प्रतिरूप पाया जाता है। तीसरा है जालीनुमा प्रतिरूप। जालीनुमा प्रतिरूप जो है यह प्रतिरूप उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां कड़ी एवं मुलायम चट्टानें साथ साथ किसी दिशा में झुकी हुई मिलती हैं। साथ ही क्वेस्टा स्थलाकृत प्रदेश वाले प्रदेशों में भी यह प्रतिरूप पाया जाता है। यह अपवाह प्रतिरूप में मुख्य नदियां एवं उनकी सहायक एवं उपसहायक नदियां आपस में समकोण पर मिलती हैं एवं जालीनुमा प्रतिरूप उपस्थित करती हैं। चौथा है आयताकार प्रतिरूप। इसका विकास जो है सामान्यतः उन क्षेत्रों में होता है जहां पर चट्टानों की संधियां आयत के रूप में होती हैं। बिहार के पालूम जिले में यह प्रतिरूप पाया जाता है। कोसी एवं सतलुज नदियों के अपवाह क्षेत्र में भी यह प्रतिरूप पाया जाता है। पांचवा है अपकेंद्रीय या आर्यीय प्रतिरूप। यह अपवाह प्रतिरूप गुंबदाकार पर्वत एवं ज्वालामुखी शंकुओं के क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ शीर्ष भाग से नदियाँ निकलकर चारों दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। भारत में पारसनाथ की पहाड़ी, अमरकंटक पर्वत एवं छोटा नागपुर की पहाड़ियों पर यह प्रतिरूप पाया जाता है। यह प्रतिरूप श्रीलंका में भी पाया जाता है। छठा है केंद्रोन्मुखी या अभिकेंद्रोमुखी प्रतिरूप जो है, केंद्रोमुखी या अभिकेंद्री प्रतिरूप। यह प्रतिरूप अपकेंद्रीय प्रतिरूप के बिल्कुल विपरीत होता है एवं अंतःस्थलीय प्रवाह के क्षेत्र में पाया जाता है। इस अपवाह प्रतिरूप में नदियां चारों ओर की उच्च भूमि से बहती हुई मध्य की निजी भूमि या झील या आंतरिक सागर में पहुंचती हैं। फ्रांस के पेरिस बेसिन, नेपाल की काठमांडू घाटी, तिब्बत एवं लद्दाख के उच्च पठारी भागों में यह प्रतिरूप पाया जाता है। सतह है वृत्ताकार या वलयाकार प्रतिरूप। इस प्रकार के प्रतिरूप में नदियां पर्वतों की परिक्रमा करती हुई प्रवाहित होती हैं। कियाउल नदी मुंगेर में मणिहारी पहाड़ को घेरते हुए प्रवाहित होती है एवं वलयाकार प्रतिरूप का उदाहरण प्रस्तुत करती है। अठा है कंटकीय प्रतिरूप। जब मुख्य नदी के ऊपरी भाग में ऐसी सहायक जलधाराएं मिलती हैं जिसके प्रवाह की दिशा मुख्य नदी के विपरीत हुआ करती है, तो इन सहायक नदियों द्वारा निर्मित प्रतिरूप जो है वो कंटकीय प्रतिरूप कहलाता है। यह प्रतिरूप सामान्यतः
सरिता अपहरण वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ अपने ऊपरी भाग में इस प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोगों का होगा अपक्षय एवं अपर्दन पर, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।